स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का पिछला क्लास जो था वो कहाँ गया था? मोलारिटी और वॉल्यूम परसेंट स्ट्रेंथ जो है हम लोग देखे हुए थे। आज हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, और आपके सिलेबस में ना होते हुए भी हम लोग नॉर्मलिटी को डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो सबसे पहला चीज अपने पास क्या है कि हम लोग डिस्कस करें मोल फ्रैक्शन को। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन जो है उसको डिनोट किया जाता है एक्स से। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। ये कितना नंबर है अपने पास? चौथा नंबर स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। और मोल फ्रैक्शन है क्या? तो जी मोल फ्रैक्शन हम लोग देख रहे थे, इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द सम ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। इट मींस क्या है कि आप ऐसे समझिए कि किसी सॉल्यूशन के अंदर 2, 3, 4 जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उससे हमको मतलब नहीं है। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं बाइनरी का मतलब 2 कंपोनेंट उसमें होंगे, ट्राइनरी का मतलब 3 कंपोनेंट होंगे, क्वार्टर जो भी इस तरह के सॉल्यूशंस आएंगे उसमें उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप किसी भी सॉल्यूशन की बात कीजिए, सपोज कीजिए कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले उन चारों कंपोनेंट्स के मोल कैलकुलेट कर लेने हैं। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब किस अमाउंट में वो प्रेजेंट है, उसका फ्रैक्शन क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मोल को डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से। बात समझने की जरूरत है। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मोल को डिवाइड कर देंगे उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट टोटल मोल के कंपोनेंट से। अब हम इसको कह रहे हैं क्या? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, या कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट, सम ऑफ टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां आप निकाल सकते हो। कर है क्या कि अगर आप बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, 2 ही कंपोनेंट हैं इसके, तो आप मान लो कि आप सॉल्यूट के कंपोनेंट्स को स्मॉल n मान लेते हो और सॉल्वेंट के कंपोनेंट को आप कैपिटल N मान लेते हैं। उसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या लिखे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सपोज करो आपको सॉल्यूट का निकालना है, तो सॉल्यूट का मोल कितना है? स्मॉल n। तो स्मॉल n डिवाइडेड बाय टोटल n। टोटल n मतलब सम ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट का मोल, दोनों के सम को आप सम से आप डिवाइड करेंगे कंपोनेंट के मोल को। अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो कैपिटल N को आपने क्या माना है? सॉल्वेंट का मोल। तो कैपिटल N डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल मोल्स। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कर है क्या? द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट। ध्यान रखेंगे कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर 4 कंपोनेंट पड़े हुए हैं और चारों कंपोनेंट का मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो उन चारों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। बात समझने की जरूरत है। अगर हम बात करें कि मोल फ्रैक्शन मैंने निकाला इसमें सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, दोनों का अलग अलग, अगर मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर हम जोड़ें तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आएगा, हमेशा आएगा। तो करे सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। ये हमेशा 1 होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट नहीं होता, क्या होता है? इंडिपेंडेंट। अब आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के आपको मिलेंगे। सपोज करो करे 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रिपेयर 40.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 40.2 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए 6 ग्राम यूरिया को वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन? अब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना। सॉल्यूट मतलब कौन? यूरिया। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 ही कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, यूरिया और दूसरा वाटर। तो आपको दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल निकालने का फार्मूला तो आपने पीछे ही देखा था, मैंने बताया था, गिवन मास बाय मोलर मास से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक वैसा ही क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। तो 20% करने का मतलब क्या है कि 100 ग्राम में 20 ग्राम ये प्रेजेंट है, 80 ग्राम वाटर ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से इसका भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिए। अभी देखिए मैंने यहाँ पे
इसको मैं साबित कर देता हूँ कैसा होता है और क्यों होता है, कैसे होता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपने मोल फ्रैक्शन 2 लिखे हैं यहाँ पे, तो आपने क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और आपने क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये लिखा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई टोटल मोल, तो आपने क्या लिखा है, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई एन प्लस एन। और यहाँ सॉल्वेंट के लिए आपने क्या लिखा है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एन प्लस एन। बच्चों ध्यान दो, ये क्या है, फ्रैक्शनल एडिशन, और दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने के बाद सेम आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, इसको अगर हम ऐड कर दें तो अपने पास आएगा n डिवाइडेड बाई n प्लस एन प्लस n डिवाइडेड बाई n प्लस n। अगर इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आने वाला है, इसको ऐसे ही लिखो, n प्लस n। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा, n प्लस n, और ऊपर में क्या आ जाएगा, n प्लस n। देखो इक्वल आ चुका है दोनों तरफ, अगर इसको काटे तो कितना आएगा, 1। ध्यान रखो ऊपर नीचे जो कटता है तो कितना आता है आंसर, 1। कटने पे 1 और घटने पे 0। नोट करो और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं जो है आपका पीपीएम। तो बच्चों हम लोग चल रहे थे पार्ट्स पर मिलियन में, अगला टॉपिक अपने पास था करेक्ट व्हेन अ सॉल्यूट। अब आप समझने की जरूरत है पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 6। 1 मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6। अब बात समझिए कि व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी लेस अमाउंट, किसी भी चीज में सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट हो तो आप उसको पीपीएम में कंसीडर कर सकते हैं, पीपीएम में काउंट कर सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत ही कम मात्रा मतलब समझ लो 10 लाख, 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या हो गया। तो कह रहे कि when a solute is present in very very less amount then the concentration is expressed in the form of ppm, parts per million। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि it is defined as the mass of solute present in 1 million parts by mass of the solution। ठीक है, अब इसको समझने का मतलब क्या है, या फिर इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में, बात समझो, 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, दैट इज कॉल्ड पीपीएम। इसको हम लोग पीपीएम कह रहे हैं। अगर पीपीएम कंसीडर कैलकुलेट करना है आपको तो क्या करते हैं, जैसे आपको परसेंटेज पे कैलकुलेशन करना हो तो कितना पे लेते हैं, 10 टू द पावर 2 मतलब 100 पे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पीपीएम में कैलकुलेशन करना है तो आपको किस कंसीडरेशन पे कहाँ लेना होगा, 10 टू द पावर 6 पे। तो हमें क्या करें, पीपीएम अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करें, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। परसेंटेज की बात होती है तो हम लोग कहाँ निकालते हैं, 10 टू द पावर 2। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पीपीएम को। अगर इसका क्वेश्चन आपको देखना है तो याद करो, मैंने 11th क्लास में क्वेश्चन करवाया था, एक्सरसाइज 2.9। 11 में जाओ, वहां से पहले कुछ चैप्टर में ये था क्वेश्चन, कार्सिनोजिन और क्लोरोफार्मोला क्वेश्चन करवाया था, पानी जो है प्रदूषित हो गया है, तो कंटेमिनेटेड बाय कार्सिनोजिन से कंटेमिनेटेड था, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पीपीएम से ही सॉल्व होने वाला है। अब आते हैं हम लोग, अगला टॉपिक अपने पास था नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। लेकिन नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले ग्राम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास होता क्या है, पहले ये समझने की जरूरत है। ग्राम इक्विवेलेंट मास का मतलब है कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास तो आएगा नहीं जल्दी, लेकिन मैंने लिख दिया है। चलो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लेंगे, या पूरे कंपाउंड का ग्राम में मास लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H+ और नंबर ऑफ OH- रिप्लेसेबल आयन। कितने H+ या कितने OH- उसमें रिप्लेस होने लायक हैं। जैसे एक बात बताओ, अगर H2SO4 का हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होता तो क्या करते हैं। H2SO4 की अगर बात होती, सपोज करो मैं यहाँ ले रहा हूँ H2SO4, इसका एक्चुअली क्या आता है जी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या आता है, 98 ग्राम। ठीक है, अगर हमें इसमें कैलकुलेट करना होता है ग्राम इक्विवेलेंट तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ H+ रिप्लेसेबल लेते, H+ आयन कितना रिप्लेस हो सकता है इसमें से, तो कितने रिप्लेस होते हैं इसमें से H+, 2। H2 है ना जी, तो 2H+ में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 आयन रिप्लेस होते हैं, तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर NaOH की बात हो रही है तो NaOH का हम पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले, कितना हो जाएगा अपने पास आएगा 40। NaOH का मास कितना होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 40। अब हम क्या करें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल
या तो H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन, जो प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ तो NaOH में OH प्रेजेंट है, तो OH माइनस आयन इसमें कितना है, एक, तो हम क्या करें, डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि एक ही रिप्लेसेबल OH माइनस आयन है, तो इससे डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और यहाँ आ गया क्या 40, लेकिन फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें था, हर जगह नहीं। जैसे देखो यहाँ H2SO4 मैंने कैलकुलेट किया, फर्क तो पड़ गया ना, कितना आ गया है इसका 49। देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां कहीं भी आपको दिया हुआ है आप सीधे उसका रिप्लेसेबल आयन कंसीडर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 98 का 98, ऐसा नहीं होता। यहाँ हो गया इसलिए क्योंकि NaOH में एक ही OH माइनस पड़ा हुआ था, यहाँ H2 जो था 2 था, इसलिए यहाँ पर हमें 2 से डिवाइड करना पड़ा। तो अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला दे देते हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगला टॉपिक ले रहे थे नॉर्मलिटी को। तो नॉर्मलिटी क्या है, एक्चुअली ये आपके CBSE में शायद नहीं है, देख लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, दिमाग पर नहीं है, तो प्रैक्टिस थोड़ा छूटा हुआ है इसलिए। तो नॉर्मलिटी जो है ऐसे जरूरी है इसलिए मैंने बता दिया। तो नॉर्मलिटी डिफाइन क्या कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं हम लोग, डिनोटेड बाय कैपिटल N। ध्यान दें ये नॉट इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ है ये। नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और नॉर्मलिटी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इसको इफेक्ट कर सकता है। तो नॉर्मलिटी के लिए आप क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर जरूरत पड़ा कहीं तो करेंगे, देखा जाएगा, नहीं जरूरत पड़ा तो ठीक है। अभी आपको अगला टॉपिक जो पढ़ के रखना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूं, वो है आपका वेपर प्रेशर। क्या है, वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर साथ साथ इसके किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, ये टॉपिक आप पढ़ के रखेंगे। मैं अगले क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।